आइए अब डाइजेशन देखते हैं फूड का किस तरीके से होता है। तो डाइजेशन हमारे फूड का बक्कल कैविटी से ही स्टार्ट हो जाता है। जो भी हम भोजन में ग्रहण करते हैं तो उसमें मेन पार्ट हमारा स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट होता है। तो कार्बोहाइड्रेट के ऊपर बक्कल कैविटी के अंदर सलाइवरी एंजाइम कार्य करता है और उसको हमारा माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। अब हमारा सलाइवा के अंदर एंजाइम कौन सा रहता है, तो इसको सलाइवरी एमाइलेज कहते हैं। ये इसी का दूसरा नाम टाइलिन भी होता है। टाइलिन आप लोगों ने शायद सुना होगा। और इसमें साथ में एक एंटीबैक्टीरियल एंजाइम भी होता है, लाइसोजाइम। ये एंजाइम क्या करता है कि जो भी भोजन के साथ हमारे बैक्टीरिया आए हैं उनको नष्ट कर देता है। उसके बाद क्या है, भोजन को हम निगलते हैं। निगलने की प्रक्रिया को डिग्लूटिशन कहा जाता है। और जो भोजन हम निगलते हैं उसको बोलस कहा जाता है। भोजन जैसे ही हमारे स्टमक में पहुंचता है तो हमारे स्टमक में तीन कार्य होते हैं। म्यूकस निकलता है, पेप्टिक या चीफ सेल्स द्वारा पेप्सिनोजन निकलता है, और पेराइटल सेल्स या ऑक्जेंटिक सेल्स द्वारा एससीएल निकलता है। एससीएल के साथ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है इंट्रिंसिक फैक्टर। ये इंट्रिंसिक फैक्टर निकलता है ताकि ये हमारे शरीर में विटामिन बी 12 का अवशोषण करवा सके। अब आप मानिए कि अब भोजन हमारे स्टमक में आ चुका है तो क्या होगा, सबसे पहले म्यूकस निकलेगा। म्यूकस निकलेगा तो अगर ये आप स्टमक इसको मानते हैं, इसको अगर स्टमक माने तो यहाँ क्या होगा कि म्यूकस हमारा इधर एक परत बनाना शुरू कर देता है। यह परत बनने के बाद हमारा पेप्सिनोजन एंजाइम और साथ में एचसीएल निकलता है। अब एचसीएल कार्य करना शुरू करेगा। जो बोलस हमारा इधर आया था भोजन का, अब यह एचसीएल उसको महीन पार्टिकल्स में तोड़ देगा। साथ में इसमें जो भी बैक्टीरिया बच गए थे उनको नष्ट कर देगा। और जो एंजाइम ये पेप्सिनोजन निकला, इसके ऊपर एचसीएल क्रिया करेगा और इसको कन्वर्ट कर देगा पेप्सिन में। अब जो पेप्सिनोजन होता है ये निष्क्रिय हार्मोन होता है, एंजाइम होता है। और ये जैसे ही पेप्सिन बनता है वैसे ही ये सक्रिय हो जाता है। अब ये जो कॉम्बिनेशन इसके अंदर जो बना हुआ है स्टमक के अंदर, हम उस कॉम्बिनेशन को बोलते हैं काइम। अभी जो भोजन हमारे मुंह में था उसको बोलस बोला। बोलस जब अंदर गया और इन तीनों चीज़ों के साथ कंबाइन हुआ तो काइम कहलाया। स्टमक के डाइजेशन के उपरांत भोजन हमारा ड्यूोडेनम में प्रवेश करता है। और ड्यूोडेनम में आने पर उसकी मेन दो चीज़ें की जाती हैं। एक तो जो भोजन हमारा आ रहा है वो 1.4 पीएच का है। तो स्टमक में हमारे म्यूकस उपस्थित होता है जो उसकी दीवारों को जलने से रोक लेता है। हमारे इंटेस्टाइन में इतनी अधिक मात्रा में म्यूकस नहीं पाया जाता, इसलिए जो हमारा बाइल जूस होता है वो हमारा गॉल ब्लैडर से निकलता है और ड्यूोडेनम में जो एसिडिक पीएच बनने वाली है 1.4, उसको न्यूट्रल करके उसको थोड़ा सा बेसिक बना देता है, 7.4 से लेकर के 8.4 के बीच में। और दूसरा, जो हमारा भोजन में जो हमने फैट ग्रहण किया है उस फैट का इमल्सिफिकेशन कर देता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि बाइल के काम क्या क्या हैं, जो पित्त है उसके कार्य क्या क्या हैं, तो पहला काम है इंटेस्टाइन में बेसिक पीएच का निर्माण करना। और दूसरा, जो जितना भी फैट हमने खाया उसका इमल्सिफिकेशन करना ताकि वह इजीली डाइजेस्ट हो जाए। भोजन हमारा जैसे डिओडनम में आता है तो क्या होता है कि जो हमारा पेनक्रियाज है उसके द्वारा कुछ एंजाइम्स निकलते हैं। पहला एंजाइम है ट्रिप्सिन, कीमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज। ये तीनों एंजाइम्स हमारे कार्य करते हैं प्रोटीन पर या प्रोटीनेशियस पदार्थों पर। ये एंजाइम है अमाइलेज। आपने अभी थोड़ी देर पहले सुना था सलाइवरी अमाइलेज। तो सलाइवरी अमाइलेज हमारी लार में उपस्थित होता है, सलाइवा में। ये होता है पेनक्रियाटिक अमाइलेज, पेनक्रियास द्वारा बनता है। एक एंजाइम बनता है लाइपेज और एक एंजाइम बनता है न्यूक्लियस। अब इनके काम देख लेते हैं क्या क्या है। ट्रिप्सिन, कीमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज या फिर इरिप्सिन भी आप लोगों ने नाम सुना होगा, वो प्रोटीनेशियस पदार्थों के ऊपर कार्य करता है और सबके सब प्रोटीन के पदार्थों को कन्वर्ट कर देता है डाईपेप्टाइड। डाई मतलब दो, पेप्टाइड मतलब प्रोटीन की जो अमीनो एसिड की जो चेन्स हैं उनको पेप्टाइड्स कहा जाता है। ये कॉम्प्लेक्स चीज़ थी, ये थोड़ी सिंपल चीज़ हो गई। अब क्या है, जो पॉलीसैकेराइड है, पॉलीसैकेराइड में हमारा मेन होता है स्टार्च, जो हम भोजन के द्वारा ग्रहण करते हैं। स्टार्च के ऊपर एमाइलेज कार्य करेगा और जितना भी स्टार्च जो बचा हुआ था मूव में डाइजेशन के बाद, पूरा का पूरा कन्वर्ट हो जाएगा हमारे डाइसैकेराइड में। डाइसैकेराइड में याद रखिएगा तीन चीज़ें होती हैं, सुक्रोज होती है, लैक्टोज होती है और माल्टोज। ये तीन चीज़ें हमारी डाइसैकेराइड कहलाती हैं। तो ये कॉम्प्लेक्स थी, ये थोड़ी सिंपल चीज़ हो गई। अब फैट बचा, फैट के ऊपर लाइपेज ने काम किया तो इसको कन्वर्ट कर देते हैं डाइग्लिसराइड्स में। डाइग्लिसराइड्स के ऊपर आगे फिर से लाइपेज काम करता है तो इसको कन्वर्ट कर देता है मोनोग्लिसराइड में। उसके बाद जो न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लिक एसिड मतलब होता है डीएनए और आरएनए। जो भोजन के द्वारा हमने किसी और चीज़ का डीएनए और आरएनए ग्रहण किया, उसके ऊपर न्यूक्लियस एंजाइम काम करेगा, उसको कन्वर्ट कर देगा न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में। अब ये भोजन हमारा ड्यूोडेनम में इतना डाइजेस्ट होने के बाद आगे बढ़ता है जियोजेनम में। जियोजेनम में जैसे ये पहुंचेगा तो जियोजेनम के खुद के एंजाइम्स निकलेंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन के एंजाइम्स कौन कौन से हैं, ये
डाइपेप्टाइडेज, माल्टेज, लैक्टेज, सुक्रेज, ऐसी का दूसरा नाम इन्वर्टेज, न्यूक्लियोटाइडेज, न्यूक्लियोसाइडेज और लाइपेज। ये इतने सारे एंजाइम्स हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से निकलेंगे। काम क्या क्या करेंगे, जैसे जो डाइपेप्टाइड हमारा प्रोटीन से बना था तो उसके ऊपर एंजाइम काम करेगा डाइपेप्टाइडेज और इसको कन्वर्ट कर देगा अमीनो एसिड में। अमीनो एसिड सबसे छोटी इकाई होती है प्रोटीन की, मतलब प्रोटीन का डाइजेशन पूरी तरह से हो चुका। माल्टोज है, माल्टोज के ऊपर माल्टेज ने काम किया और इसको कन्वर्ट कर दिया ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में, मतलब दो ग्लूकोज मिलकर के एक माल्टोज बनाते हैं। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, तो ये भी डाइजेस्ट हो गया। लैक्टोज के ऊपर काम किया लैक्टेज ने, तो ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज बन गया। ये दोनों सिंपल है, मतलब इसका भी डाइजेशन हो गया। सुक्रोज के ऊपर सुक्रेज एंजाइम ने काम किया तो इसने ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज बनाया, इसका भी डाइजेशन कंप्लीट हो चुका। अब जो हमारा न्यूक्लियोटाइड बना था उसके ऊपर काम करेगा न्यूक्लियोटाइडेज, उसको कन्वर्ट कर देगा न्यूक्लियोसाइड्स में, और न्यूक्लियोसाइड्स के ऊपर कार्य करेगा न्यूक्लियोसाइडेज, जो इसको शुगर और प्लस बेस में कन्वर्ट कर देगा। शुगर इसमें होती है पेंटोज शुगर और बेस होता है नाइट्रोजन बेस। उसके बाद डाई और मोनोग्लिसराइड जो हमारे फैट से बने थे उनके ऊपर फिर से लाइपेज काम करेगा, उसको फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। इस तरीके से हमने जो भी भोजन में चीज़ें ग्रहण की थी सभी चीज़ों का हमारा डाइजेशन हो चुका। डाइजेशन के बाद एक महत्वपूर्ण चीज़ होती है जिसको अपन कहते हैं अवशोषण। उसके लिए हमें पहुँचना होगा हमारे जो बिलाई का जो स्ट्रक्चर था, जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर मैंने बताया था उंगलियों के आकार की संरचनाएं होती हैं, वो बिलाई कहलाती हैं। तो हम बिलाई की संरचना के अनुसार समझेंगे कि एब्जॉर्प्शन कैसे होता है। देखिए इसमें मेन दो चीज़ें हैं, ये है कैपिलरी और ये है लैक्टिल। अब कैपिलरी और लैक्टिल का क्या काम है, कैपिलरीज के अंदर बहता है ब्लड और लैक्टिल्स के अंदर बहता है लसिका लिम्फ। तो क्या होता है कि जो फैट है और फैट में घुलनशील जो 4 विटामिन होते हैं, विटामिन ए, डी, ई, के, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये 4 विटामिन होते हैं और प्लस वसा, ये हमारी चीज़ें सारी की सारी लैक्टिल्स द्वारा अवशोषित होंगी, या मतलब अवशोषित होकर के लैक्टिल्स में जाएंगी। और जितने भी जो बचे हुए पदार्थ हैं, जैसे हमारा ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, गैलेक्टोज है, अमीनो एसिड्स हैं, पेंटोज शुगर है, नाइट्रोजन बेस हैं, वो सभी हमारे ब्लड के द्वारा कैपिलरीज में जाएंगे। अब ये जितने भी जो अवशोषण जो कैपिलरीज में हुआ है, ये कैपिलरीज आगे मिल करके हेपेटिक पोर्टल वेन का निर्माण करते हैं। यह एक सिरा का नाम है। यह सिरा क्या करती है कि पूरा का पूरा ब्लड इंटेस्टाइन से ले जा करके लिवर में ले जाती है। हेपेटिक पोर्टल वेन की सहायता से जो भोजन हमारा लिवर में पहुंचता है, उस भोजन का हमारी गुणवत्ता का और उसकी मात्रा का निरीक्षण हमारा लिवर करता है, जिससे क्या होता है अगर मान लो कोई हानिकारक पदार्थ है तो उसको वो डिटॉक्सीफाई कर देता है और नष्ट कर देता है, और यदि हमने कोई भोज्य पदार्थ अधिक मात्रा में ले लिया तो उसका भी नियंत्रण वो कर देता है। लेकिन जो बसा है और जो बसा में घुलनशील विटामिन हैं वो लैक्टिल्स में जैसे ही अवशोषित होते हैं, और लैक्टिल्स में लसिका है, वह लसिका जाकर के सीधा ब्लड में मिक्स हो जाता है, जिससे यह लिवर को बाईपास कर देता है, जिसके कारण इसका नियंत्रण संभव नहीं होता। इसीलिए आपने देखा होगा कि आप प्रोटीन अगर ज़्यादा लेते हैं डाइट में तब आप मोटे नहीं होते, यदि आप फैट ज़्यादा लेते हैं तब आपका मोटापा बढ़ने लगता है। ऐसा क्यों? क्योंकि फैट का नियंत्रण लिवर द्वारा नहीं हो पाता। और साथ में आप मेरे लेक्चर में देख सकते हैं विटामिन और डेफिशिएंसी डिजीज वाले लेक्चर में, उसमें मैंने बताया कि आपको 4 विटामिन ऐसी हैं जिनका अधिकता से भी बीमारी होती है और कमी से भी बीमारी होती है। उन विटामिन का नाम है ए, डी, ई, के। क्यों? क्योंकि उनकी अधिकता भी हो सकती है, क्योंकि वो लिवर से नियंत्रित नहीं होती। इस तरीके से हमारा पूरा का एब्जॉर्प्शन होता है। अब ये एब्जॉर्प्शन जैसे न्यूट्रिएंट्स का होगा और ये हर सेल को न्यूट्रिएंट्स भेज दिए जाएंगे, जिससे हर कोशिका हमारी एनर्जी उत्पन्न करेगी और हमारी बॉडी का संचालन होगा। अब इसके साथ साथ कुछ चीज़ें और हैं इसमें, जैसे कि कुछ बीमारियां होती हैं कॉमन जो डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड होती हैं, जैसे कि आपने नाम सुना होगा जॉन्डिस। जो जॉन्डिस बीमारी है, जॉन्डिस का मतलब होता है पीलिया, आप लोगों ने नाम सुना होगा। तो इसमें क्या होता है कि लिवर का फंक्शन थोड़ा खराब हो जाता है, जिसमें क्या होता है कि जो हमारे पिगमेंट बनते हैं आरबीसी द्वारा, बिलिरुबिन और बिलीवर्ड, ये हमारा लिवर उसको ख़त्म नहीं कर पाता और वो पिगमेंट हमारे स्किन में, आइस में, नेल बेड के नीचे इन जगहों पर वो डिपॉजिट होने लगता है। ऐसे ही अगली बीमारी है वॉमिटिंग। वॉमिटिंग उल्टी होती है। वॉमिटिंग बीमारी भी हो सकती है, सिम्टम भी हो सकता है और आपके बचाव का एक तरीका भी हो सकता है। मान लो आपने कोई जहरीली या ज़्यादा इरिटेटिव चीज़ खा ली तो उसको आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को नुकसान ना पहुंचा पाए, इसलिए आपकी बॉडी उसको बाहर भी निकाल देती है वॉमिटिंग की सहायता से। ऐसे एक है डायरिया। डायरिया कब होता है? जब आपका बॉबल मूवमेंट, जो आपके आंतों के अंदर जो मूवमेंट होता है, पेरिस्टालसिस बोलते हैं उसको, वह मूवमेंट अगर अधिक हो जाए तो हमारा डायरिया हो सकता है, या फिर हमारे अंदर एब्जॉर्प्शन ना हो पाए, या फिर हमने कोई बहुत ज़्यादा तीखी या स्पाइसी चीज़ खा ली तब भी डायरिया हो सकता है,
या फिर हमारे अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स का इम्बैलेंस हो जाए, जैसे सोडियम पोटेशियम पंप का इम्बैलेंस हो जाता है, तो उस समय पे हमारा डायरिया हमें हो सकता है। डायरिया हमारे लिए इसलिए खतरनाक होता है क्योंकि इसमें हमारी बॉडी का पानी बहुत अधिक मात्रा में लॉस होता है। अगला है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन डायरिया का जस्ट उल्टा। इस इसमें क्या होता है कि हमारे जो बॉबल मूवमेंट है, पेरिस्टाल्सिस हैं, वो बहुत कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा खाना आगे नहीं बढ़ पाता और जो हमारा मल त्याग की जो प्रक्रिया है उसमें भी बाधा उत्पन्न होती है। इसे हम कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। ऐसे ही एक है इंडाइजेशन। इंडाइजेशन क्या है? इंडाइजेशन का मतलब है अपच। अपच कब होती है? जब जैसे आपने कोई बहुत ज़्यादा कोई स्पाइसी भोजन कर लिया या रखा हुआ खाना खा लिया या कोई इन्फेक्टेड खाना खा लिया, तो ऐसे समय पे आपको इंडाइजेशन हो सकती है। या फिर किसी और बीमारी के कारण आपके अंदर एंजाइम सही से निर्मित ना हो पा रहे हो, ऐसे समय पे भी आपको इंडाइजेशन हो जाता है।